हाँ भाई, तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस, तो 63rd पे थे। तो आ जाओ 63rd वाला करते हैं। मैं तो कहूँगा एक बार खुद ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मतलब एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस का समेशन है, एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का मिलाव है। राइट, तो देखते हैं क्या है इसमें। उन्होंने बोला व्हेन टू डाइसेस आर रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट, तो अगर दो डाइस को रोल किया है तो सारे के सारे आउटकम्स क्या होंगे? 36 आउटकम्स आएंगे। लिख देता हूँ एक बार, इनको जरूरत पड़ेगी इसमें। हाँ भाई, तो मैंने गूगल कर लिया, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आलस आलस प्लग। तो पता ही है हम लोग को इस टाइप से आउटकम्स आते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा शायद, है ना? यही 1,1 1,2 1,3 ऐसे करते करते हमारे पास सारे आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर तुम सम देखोगे तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ ये वाली चीज़, कि अगर तुम्हें सम 2 चाहिए तो सिर्फ 1,1 आएगा। अगर मुझे सम 3 चाहिए तो 1,2 और 2,1। तुम देख पा रहे हो कि ये वाला पूरा डायगोनल आ गया। फिर अगर मेरे को सम 3 चाहिए तो 1,3 2,2 3,1, पूरी एक ये वाली लाइन आ गई आपकी। अगर तुम्हें सम क्या चाहिए? अगर तुम्हें सम चाहिए 5 तो 4,1 3,2 2,3 1,4, पूरी आपकी ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, फिर 5,1 के लिए क्या आ जाएगी? बेसिकली 6 के लिए आ जाएगी, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी। इस तरीके से हम करते हैं। तो इसको उन्होंने एक ही बार में, ये वाली फोटो है, रुक जाओ, इससे ज़्यादा अच्छे से रहेगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। ये रही। ठीक है, ये टेस्ट है ना? कि भाई टू के लिए क्या है? 1,1 है। तुम देख पा रहे हो कि कितना मस्त पैटर्न है ये, कि 1,1 से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल सा, ये एक तरीके से ये बॉक्स ही है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलो ये वाला रहने दो, ये वाला देखो तुम। क्योंकि इसमें अगर तुम देखोगे तो अगर तुम इसका डबलेट हटा दोगे तो डबलेट को हटा के उल्टा दिया एक तरीके से, बस इसलिए ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? कौन सा वाला? ये वाला ट्राइंगल। खोल भाई, ये वाला। ठीक है, खैर, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1,1 की, तो मेरे को ये देखने को मिलेगा, है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की सम 2 आ जाए, तो सम 2 के लिए क्या क्या आउटकम्स है? सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि 1,1। अगर सम 3 चाहिए तो उसके क्या क्या आउटकम्स है? पहले तो मैं पहला वाला पार्ट करता हूँ। पहले वाले पार्ट में क्या चाहिए मेरे को? सिर्फ 1,1 चाहिए, यानी कि सिर्फ एक आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी की सम जो है वो 2 आ जाए, वो क्या होगा? वो क्या होगी? वो होगी सिंपल सी 1/36। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी की सम जो है वो 3 आ जाए। अब 3 के केसेस कितने सारे थे? 3 के ये सारे केसेस थे आपके पास, 2,1 और 1,2, यानी कि टोटल 2 केसेस थे, तो 2/36। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की सम 4 आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि यार 4 के लिए क्या है? 3,1 1,3 2,2। राइट, तीन हमारे पास आउटकम्स हैं, तो 3/36। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जब तुम 5 को निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 4/36। ठीक है, 4/36 कैसे? ये 4,1 1,4 3,2 2,3, ओ सॉरी, 3,1 1,3, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कर गई भैया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। 5 के लिए निकाल रहे हैं, तो 5 के लिए 4/36 का रहेगा। फिर P6, हाँ जी, P6 के लिए क्या आएगा? P6 के लिए हमारे पास है 5,1 1,5 4,2 2,4 3,3। कितने आउटकम्स हैं ये? 3 4 5 हैं। ठीक है, तो अब हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि 6 है अगर, तो यहाँ पर आ रहा है 5/36। सही रहेगा ना? ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में पूरा झमेला जो है वो निपट जाएगा अपना, तो राइट। फिर अच्छा, मेरे को P7 भी बताओ, P7 कितना आएगा? P7, तो P7 के लिए कितना आ रहा है? P7 के लिए अगर तुम देखोगे तो हमारे पास है, सबसे हाईएस्ट इसी में ही है, 6 है हमारे पास इसके पास। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि एक कम है ना। लोगों को लगता है कि अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि यार सम जो है वो n आ रहा है लेट से, तो जो इसका आंसर होगा n-1/36। अब वो यहीं पे गलत हो जाते हैं, वो यहीं पर ही गलत हो जाते हैं। एक पेपर में, जेई में तो नहीं आया, पर एक पेपर में आया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी और सम, उन्होंने एक सम, एक फंक्शन बना दिया कि अगर मैं दो डाइस को रोल कर रहा हूँ, तो अगर मैं किन्हीं दो को पकड़ के उनका सम ले लूँ, ठीक है, तो उसको उन्होंने एक फंक्शन बना दिया और उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को उन्होंने पूरा डिफाइन किया था, तो उन्होंने बोला था कि कैसे इस फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन, ये पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। देखो, P2 से लेकर के P7 तक हमने निकाल लिया। अब है यहाँ पे मजेदार वाली चीज़, क्योंकि अगर तुम P8 को देखते हो तो P8 किसके बराबर है? P8 जो है उसमें कितने आउटकम्स हैं? 6,2 2,6 5,3 3,5 4,4। कितने हैं? 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ? पहले तो बढ़ा और फिर डिक्रीज हो गया। तो P8 का क्या आ रहा है? P8 फिर से क्या आ गया? 5/36 आ गया। फिर P7 जो है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 4/36। ठीक है, और जो, एक मिनट, P7 नहीं, P8 हो गया, ये P9 था। P10 जो है वो आ रहा है हमारे पास 3/36, है ना। फिर जो P11 है वो हमारे पास क्या आ रहा है? वो है हमारे पास 2/36। और जो P12 होगा, सिर्फ एक है, वो होगा हमारा 6,6, तो वो हो जाएगा 1,1/36। ठीक है, अब ये तो तुमने सबका लिख दिया, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। सब इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? क्या कभी भी P13 पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 6,6 ये मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि 6 + 6 12 इज द मैक्सिमम। और मिनिमम क्या हो सकता है? 1,1, यानी कि 2। तो 2 से 12 में ही रहेगा हमेशा, जो भी रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को इसका एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो तुम कैसे कर सकते हो? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरा जो सम है वो लेट से किसी चीज़ n के बराबर है, लेट से वो n के बराबर है। ठीक है, तो अगर अगर n जो है वो 7 हो गया,
तो आंसर आएगा 6/36 यानी कि 1/6। तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया। अगर n जो है वो 7 से छोटा है तो ये वाले सारे किससे जितना हो जाते हैं एकदम से, है ना, P2 P3 P4 P5 और P6। इसमें क्या आंसर आ रहा था, इसमें सिंपल था कि अगर n है तो n का एक कम कर दो, n-1 और बाकी डिवाइड बाय 36। ठीक है, लेकिन अगर n जो है वो तुम्हारा 7 से बड़ा है, अगर वो 7 से बड़ा है, ठीक है, 7 से बड़ा यानी कि क्या होगा, 8 9 10 11 12, अगर ये वाला केस है तो इसमें तुम क्या देख सकते हो कि अगर 8 था तो 8-3 हो गया, है ना, तो अच्छा -3 हो गया। फिर जब 9 था तो उसका 4 हो गया यानी कि -5 हो गया यहाँ तो, यानी कि ऐसे तो कुछ बात बन नहीं रही है। तो फिर हमने एक और दूसरे एंगल से सोचा इसके बारे में, क्योंकि फिर डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है ना, कि हम सोचेंगे यार डिफरेंस सेम आ जाए। तो लोगों ने सोचा कि अगर 8 में मैं 5 जोड़ दूँ तो 13 आ रहा है, अगर मैं 9 में 4 जोड़ दूँ तब भी 13 आ रहा है, 10 में 3 जोड़ दूँ तब भी 13 आ रहा है ना, 11 में 2 जोड़ दूँ तब भी 13 आ रहा है, और 12 में 1 जोड़ दोगे तब भी 13 आ रहा है। यानी कि 13 में से 13 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो 5 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो मैं 13 में से n को माइनस कर देना है, वो तुम्हारा न्यूमरेटर हो गया, और आउटकम्स तो अपने वही है 36। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटा दूं तो तुम एक सिंपल सी भाषा में इतना सा आंसर दे सकते हो इसका, कि ए से लेकर के जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने ए बी सी डी लिखा, फिर मैं यहाँ पे बोर हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया, छोड़ दो। ठीक है, ये जितने भी हैं, अगर तुम इसका आंसर निकालना है तो सिंपल भाषा में तुम सीधे ये लिख के भाग सकते हो, ये आंसर है इसका। ठीक है, पी सम इक्वल्स टू एन, एन n-1/36, 1/6, 13 minus n by 36। तो दिस इज हाउ वी इनकॉर्पोरेट प्रोबेबिलिटी एंड फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात के लिए, क्योंकि वरना ये निकालना तो बच्चों का काम है ना, ये काम इसमें तो कुछ है ही नहीं। और किसी भी क्वेश्चन में वो तुमसे ये नहीं बोलेगा कि 2 3 4 सब निकाल के दो मुझे, वो तो मैंने तुम्हें दिखा रखा है, वो ऐसे कभी नहीं पूछेगा। वो बोलेगा व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द जनरल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द सम ऑफ एनी 2 डाइस, इस टाइप से करके उसने अगर क्वेश्चन पूछ लिया। इस टाइप का एक और है जिसमें शायद 3 डाई का है, 3 डाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा वैसे, पर मैंने इस टाइप का कुछ नहीं कॉल ले रखा है, मुझे पता है अभी आगे आएगा। मैंने सब साथ में नहीं लिए, वो अभी आगे आएगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को कराएंगे तो फिर से ये वाला क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हें इतनी बार कर लो कि वो रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें अपने आप से, मेरे लेक्चर में इतनी बार हो जाए वो। अच्छा, फिर अब इस वाले पे आ जाते हैं 64 वाले पे। 7 कलर बॉक्सेस हैं और 7 कलर बॉल्स हैं, ये डी अरेंजमेंट में जाएगा जहाँ तक है। 7 कलर बॉक्सेस हैं, 7 कलर बॉल्स हैं, है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। तो विप योर हमारे पास 7 कलर कौन सा है, देखो वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, हमारे पास ऐसे 7 कलर्स हैं। ठीक है, और ये उनके 7 डिब्बे हैं। तो वायलेट वाले को इसके अंदर ही जाना चाहिए, इंडिगो वाले को इसके अंदर जाना है, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, इसको इसमें, इसमें इसमें। ठीक है, दिस इज द ओनली वन करेक्ट वे जिसमें ही जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल गेट्स इनटू इट्स ओन कलर बॉक्स। समझ में आई बात, यानी कि कोई भी बंदा कलर में नहीं जाना चाहिए, सारे के सारे गलत हो जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर ऑरेंज येलो में चला गया, येलो लेट से ऑरेंज में चला गया, तो रेड गलती से भी इसमें ना चला जाए, रेड किसी और में ही जाएगा, ग्रीन में ही। लेट से ग्रीन जो है वो इसमें चला गया, ठीक है, फिर बी जो है वो इसमें चला गया, है ना, आई जो है वो इसमें आ गया, और वी जो है वो इसमें आ गया। अब इसमें सारी की सारी गलत हो गई, सबके सब गलत हो गए, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी सही वाले डिब्बे में गया हो। तो यही उन्होंने पूछा है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी बॉल जो है वो अपने वाले में ना जाए, वो किसी गलत डिब्बे में जाए। तो करके देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देखो अपने आप। इसके लिए वो आना चाहिए डी अरेंजमेंट और वो सब। आई होप सो वाला लेक्चर हो डी अरेंजमेंट। हाँ भाई, सोच लिया भाई, अगर 7 चीज़ों को साथ में डालना है तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, सिंपल 7 फैक्टोरियल, राइट। और फिर अगर उनको डी अरेंज करना है बेसिकली सब में, राइट, तो वो कितना हो जाएगा D7, और D7 का मैं फॉर्मूला पता ही है, वो तुम लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल बच्चों वाला फॉर्मूला है, 7 फैक्टोरियल, फिर -7 फैक्टोरियल/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 7 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, फिर ऐसी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन तक जाएगा, फिर आखिरी में आ जाएगा -7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, वो तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ऐसा महान नहीं है। ठीक है, अच्छा नीचे वाले में क्या हो रहा है, नीचे वाले में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट एग्जैक्टली 4 बॉल जो हैं वो सही जगह पे पहुंच जाए। तो पहले तुम उन 4 बॉलों को चुन लो, 7 में से कोई भी 4 बॉलें चुन लो, और उनको अपने एक तरीके से डाल सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम्हें ग्रीन वाले को इसमें डालना है, रेड से येलो वाले को इसमें डालना है, ऑरेंज को भी इसमें डालना है, और ब्लू को भी इसमें डालना है। ठीक है, तो ये 4 तो एकदम सही चले गई, तो इनको तो हटा दो। अब ये 3 बचे, V1 और R, है ना, V I और R। अब इन तीनों को अपने आप में डी अरेंज होना है, अरेंज नहीं होना, डी अरेंज होना है, कि सही डिब्बे में नहीं जाने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डी अरेंज, है ना, D3। अब D3 का फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, सिंपल, राइट, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, तो अभी भी वही है 7 फैक्टोरियल, राइट। बस ये हमारा हो जाएगा। जिसको डी अरेंजमेंट नहीं आता अभी के लिए तो वो छोड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, जब पढ़ लोगे डी अरेंजमेंट तो बहुत ही आराम से कर लोगे, इस वाले में घंटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें जो मैंने तुम्हें अभी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बनवाया था, उसमें कुछ लोगों को शायद इस बात की कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर सम n है, और लेट से मैंने जो मेरा जो फंक्शन है उसमें तो मैंने ये बोला कि यार अगर n जो है अगर वो 7 है तो आंसर क्या आएगा 1/6, है ना, यही तो बोला मैंने। पर
1/6 और फिर मैंने बोला कि अगर n जो है वो लेस देन 7 है तो आंसर आएगा n-1/36 और अगर n जो है वो 7 से बड़ा है, अगर वो 7 से बड़ा है तो मैंने बोला था कि इसका आंसर आएगा 13-n/36, ये बोला था मैंने। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो n=7 जो है वो तो इसी वाले केस में आ जाएगा, क्योंकि n=7 एक्चुअल में क्या है 6/36, तो वो तो एक्चुअल में इसी वाले केस में आ गया ना। तो इसको हम हटा सकते हैं इस वाले सिनेरियो को, और बल्कि मैं तुम्हें इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये तो इसी में आ जाएगा, पर लोग क्या बोलेंगे ना, जैसे अगर तुमने n<7 लिख दिया तो बोलेंगे पहला पॉइंट तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे ये बड़े उससे लिखना पड़ेगा कि n जो है वो स्ट्रिक्टली 2 से 12 के बीच में है, ठीक है ना। एक तो n नेचुरल नंबर है और n जो है वो 2 से 12 के बीच में है। या तो तुम ये लिख दो या फिर तुम यहाँ पर लिख दो कि n जो है अगर वो 7 से छोटा या बड़ा है, या फिर वो इस टाइप से है ना कि 2 से, समझ गए ना, 2 से 7 के बीच में, या फिर 2 और 7 इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली इस वाले में क्या होगा कि वो 7 से बड़ा है लेकिन वो 12 से या तो छोटा या बराबर है, या तो तुम ऐसे लिख दो अपने फंक्शन को या फिर तुम ऐसे लिखो, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि मैं ये वाली कंडीशन नहीं दे रहा, अब तो तुम्हें पूरा ही डिफाइन करना पड़ेगा, अब तो तुम्हें पूरा ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें पूरा डिफाइन करना है तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम पता क्या बोल सकते हो, बड़ा ही इंटेलिजेंट तरीका है बोलने का कि अ, अगर n जो है वो हमारा 7 से छोटा है, सही है, 7 से छोटा है या फिर बराबर है, और 2 से ऑब्वियसली बड़ा है, अगर मेरा ये वाली कंडीशन हो रही है तो आंसर आएगा n-1/36। अगर वो n जो है वो 7 से बड़ा है और 12 से, है ना, ये तो होता है। तो एक मिनट इसको मैं घुमा के लिख देता हूँ, तो थोड़ा मैं हमारी आंखों को वही ज़्यादा अच्छा लगता है, 7 से n तक और फिर ये जाएगा आपका 12 तक। तब हम यहाँ क्या डालते हैं 13-n/36, ठीक है। अगर इसके बाद मैं सोचूं कि n जब 12 से बड़ा हो जाएगा, लेट्स से 13 हो गया, तो क्या ऐसा कभी हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि क्या कोई फेवरेबल इवेंट है, क्या नहीं, फेवरेबल इवेंट क्या है तुम्हारा, जीरो है। टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है, तो आंसर कितना आ गया जीरो। बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट की तुम बात कर रहे हो, तो सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो। सिमिलरली ऊपर भी ये लिख सकते हैं कि अगर n जो है, अगर n जो है वो 2 से भी छोटा हो गया तो हम क्या क्या बोलेंगे जीरो, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ना वो हो जाएगा ये एकदम से, बिल्कुल कोई अब इसमें कोई बंदिश लगा ही नहीं सकता, क्योंकि भैया n हमारा नेचुरल नंबर है, पहली चीज़। दूसरा, अगर वो 2 से छोटा है तो जीरो, अगर वो 2 से 7 से बीच में है या फिर 2 है या फिर 7 है तो ये वाला फंक्शन लगेगा। अगर n जो है वो 7 से बड़ा है, 12 से छोटा है या फिर 12 के बराबर है तो 13-n/36 लगेगा, और अगर n 12 से बड़ा हो गया तब भी जीरो आएगा आंसर, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया आपका यहाँ पे बिना किसी उसके। तो अगर तुमने वो वाला लिखा था तो उसको लिखे रहने दो, पर ये मेन है आंसर, ठीक है ना, ये एकदम कंप्लीट मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया इस टाइम पे। चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो था 64th वाला, अगर डी अरेंजमेंट नहीं आता अभी तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको जो मैंने अभी समझाया ना उसको लिख के रख लेना, समझ जाना कि यार अरे कुछ नहीं होता, जब 7 चीज़ों को 7 डिब्बों में डालना होता है तो उसको डी अरेंजमेंट कहते हैं, D7 होता है, बाकी हम देख लेंगे जिसको नहीं आता डी अरेंजमेंट, ठीक है। बाकी मतलब अगर जिसको आता है उसको तो कोई दिक्कत होगी। हाँ, 65 पे आ जाओ। देयर आर 6 मैरिड कपल्स, वी हैव टू सेलेक्ट 4 पर्सन आउट ऑफ देम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन कपल। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वहाँ पे पीएनसी में, एक बार ट्राई करके देखो अपने आप, ABC तीनों के तीनों। हाँ भाई, तो कैसे सोचा इसके बारे में, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। तुम्हारे पास 6 मैरिड कपल्स हैं, तो उन्होंने बोला उसमें से तुम्हें 4 लोगों को चुनना है, तो 6 अगर मैरिड है यानी कि 12 लोग हैं तुम्हारे पास, उन 12 में से तुम्हें 4 को चुनना है, तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, सिंपल 12C4, क्योंकि 12 में से 4 चुनना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें दे रखा है कि उसमें एग्जैक्टली एक कपल आना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है भाई, 6 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमसे साफ साफ बोला है कि एग्जैक्टली एक कपल आना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली एक कपल आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास वो 6 मैरिड कपल्स हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए। याद आ रहा होगा यार, कराया है इस टाइप का मैंने करो एक बार, अब सोच के देखो। अच्छा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस है तो तुम्हें मिल गया 12C4, इसके ऊपर क्या होगा ये बताओ। क्या क्या किया था हम लोगों ने भाई, देखो सिंपल है, 6 कपल्स है हमारे पास, 6 कपलों में से कोई भी 3 कपल्स को आगे बुला लो, ठीक है। फिर इन 3 कपल में से कोई भी एक कपल को चुन लिया मैंने, सही है, सिंपल, ठीक है। फिर अब 3 कपल में से तुमने एक कपल को तो पूरा पूरा चुन लिया, तो तुम्हारा एक कपल जो लिखा था यहाँ पे एग्जैक्टली एक कपल, वो तो पूरा हो गया। अब अगर एक कपल को तुमने बुला लिया तो 2 लोग तो भर गए हमारे, हमें 4 लोग चाहिए थे, 2 लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 3 कपल को बुलाया था। तो अब 2 लोग बचे हैं, तो एक एक कपल में से एक बंदे को बुला लो, किसी भी एक को, फिर जो दूसरा कपल रह गया उसमें से एक को बुला लो। तुम देख सकते हो तुम्हारे पास 4 लोग हुए भाई, देखो 2 लोग तो यहाँ से आ गए हमारे पास, एक आदमी इधर से आ गया और एक आदमी इधर से आ गया, 2+1+1 मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा बिल्कुल। तो बस सिंपल, आपका ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, ये जो लिखा हुआ है इस टाइम पर पहले वाले पार्ट का, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले का क्या होगा, बी पार्ट का क्या आंसर होगा, बी पार्ट का, बी पार्ट में लिखा है एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन मतलब पता है या तो 1 या तो 2, इस टाइप से जाएगा वो। तो
अब तुम सोचो, देखो अगर अगर तुम्हारे पास 4 लोग हैं, 4 पर्सन, तो 4 पर्सन का मतलब क्या हो गया, या तो इसमें एक एग्जैक्टली एक कपल आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब जो जो क्वेश्चन नंबर ए है वही आ जाएगा, या फिर इसमें 2 कपल आ सकते हैं, 3 कपल तो आ नहीं सकते क्योंकि 4 लोग हैं। ठीक है, तो या तो मैं पहला वाले कॉपी कर दूंगा जो मैंने पहले लिखा था, क्या 12 कह रहा हूँ, 1 मिनट, 6 में से कोई भी 3 कपल को बुला लो, फिर उन 3 में से कोई भी एक कपल को बुला लो, फिर जो 2 कपल रह गए उनमें से एक एक को चुन लो। ठीक है, या तो तुम ये कर लो, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम बात कर रहे हो एग्जैक्टली एक आ जाएगा इसमें। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है एग्जैक्टली 2 वाला। तो अगर एग्जैक्टली 2 है तो इससे सिंपल तो कोई केस ही नहीं है, सिंपल जो 6 कपल्स हैं उनमें से कोई भी 2 कपल्स को चुन लो, सिंपल। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। अच्छा, अब एटमोस्ट वाले का क्या चक्कर है भैया, एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन, एटमोस्ट एक कपल, अगर एटमोस्ट एक कपल चाहिए दैट मीन्स या तो एक कपल या तो 0 कपल्स। तो अगर एग्जैक्टली एक कपल हो गया तो फिर से वही आंसर हो गया कि 6 में से 3 चुन लिए, फिर 3 में से एक, फिर जो 2 बच गए उनमें से एक एक, तो ये तो आपका एग्जैक्टली 1 वाला आ गया। अब हमें चाहिए एग्जैक्टली 0, यानी कि एक भी कपल नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, अगर मुझे एक भी कपल नहीं चाहिए, 0 कपल्स, सोचो अब ये वाला सोचो, चलो 0 कपल वाले में क्या करोगे। बहुत सिंपल है भाई, सिंपल, मैं 6 में से कोई भी 4 कपल्स को बुला बुला ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हर एक में से एक एक कपल चुन लेता हूँ, सॉरी एक एक बंदा चुन लेता हूँ। पहले कपल जो है उसमें 2 लोग हैं, उन 2 में से कोई भी एक चुन लो। दूसरे कपल में 2 लोग हैं, उनमें से कोई एक चुन लो। तीसरे कपल में 2 लोग हैं, उनमें से एक चुन लिया, और चौथा कपल है उसमें उसमें भी 2 लोग हैं, उसमें से एक चुन लिया। ठीक है, तो ये मेरा एग्जैक्टली 0 वाला हो गया, और ये मेरा एग्जैक्टली 1 वाला केस हो गया। तो ये मेरी कायदे से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलो अब ये वाला बताओ, 3 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर सेलेक्टेड रैंडमली। अच्छा जी, 1 मिनट चाहिए, पहले तो हम बना लें 1 मिनट, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या हो गया कि जिसकी 6 साइड्स हैं पॉलीगन की और इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा रेगुलर हेक्सागन हो गया, हेक्सागन। 1 मिनट, यानी कि तीनों साइड, सॉरी 6 की 6 साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं इनके, अगर तुम वर्टिसेस देखते हो तो पहला वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 वर्टिसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी 3 वर्टिसेस को, जो कि रेगुलर हेक्सागन की 3 वर्टिसेस हैं, उनमें से कोई भी 6 वर्टिसेस हैं, उनमें से कोई भी 3 वर्टिसेस चूज कर लेनी है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 6 में से कोई भी 3 चुन लो, 6C3 इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल चुनना भैया हमें तो। क्या लगता है कैसे चुनोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोलो बोलो, क्या लगता है। इसको बड़ा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वो है क्वेश्चन एक तरीके से। ठीक है, तो सोचते हैं ज़रा यार कैसे इसमें से चुना जाता होगा, है ना, कैसे सोचते होंगे कि भाई मैं चूज़ क्या करूँ, है ना, ये तो क्वेश्चन है कि चूज़ क्या किया जाए। तो ये वाला पॉइंट चुन लिया, ठीक है, मैंने लेट्स से ये वाला पॉइंट चुन लिया, फिर मैंने ये वाला चुना, और फिर मैंने ये वाला चुना, सही है। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने इनको जोड़ दिया, लेट्स से ये ऐसे जुड़ गया, फिर ये और आपका ये। ठीक है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पक्का बराबर है, पर तुम शायद ये अपने लॉजिक से भी बता सकते होगे कि डेफिनेटली जो तीसरी साइड है ये इनके बराबर नहीं है। क्यों, लेट्स से ये ए है और ये भी लेट्स से ए है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसका साइज कम कर दे रहा हूँ। हाँ, तो क्या है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास ये भी ए है और ये हमारी साइड ए है, सारी साइड हमारी ए के बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये एक रेगुलर हेक्सागन है ना, तो ऐसे मान सकते हो 360 डिवाइड बाय, क्योंकि 6 साइड्स हैं 6, यानी कि 60 डिग्री, तो हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है ये, मेरा डायग्राम इतना सिमेट्रिक नहीं है भाई, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना एकदम सिमेट्रिक, कहीं से भी देख लो सब सेम ही लगेगा देखने में एकदम। तो अगर तुम यहाँ पर एक इस टाइप से यहाँ पे वो बना दो परपेंडिकुलर टाइप्स, तो ऑटोमेटिकली 30-30 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल जो परफेक्ट आइडियल केसेस होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर तुम कॉस ले लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा। अब तुम समझ ही गए कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल भी ए के बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो साइन 30 डिग्री होता है वो मेरा 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर मैं ए साइन 30 करता हूँ तो ये वाली जो साइड है ये तो आ जाएगी a/2, और ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3a/2, और ये भी हो जाएगा √3a/2। तो ये जो पूरी साइड है ये हो जाएगी √3a, यानी कि ये और ये बराबर नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि जो मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं ये हमारे बिल्कुल भी किसी भी हालत में क्या नहीं बना पाएंगे, बेसिकली वो नहीं बना पाएंगे, क्या कहते हैं इसको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो कि हमारे हाथ से निकल गए, एक तो ये वाला निकल गया हाथ से, है ना, ये वाले जितने भी एडजेसेंट साइड में बन रहे हैं, एक तो ये वाला चला गया हाथ से। ठीक है, फिर लेट्स से अगर मैंने ये वाला ले लिया होता, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें भी वही होगा, ये ए है, ये ए है, ये कितना हो जाएगा, √3 है। ठीक है, तो ये भी गया। अच्छा, किसी ने बोला इस टाइप का ले लो,
ये और ये भी चला गया। समझ में आ गया होगा अब तो कि एडजेसेंट साइड नहीं ले सकते बेसिकली, ठीक है ना। ये जो है हमारे, एक मिनट, ये क्या हुआ, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल ये नहीं ले सकते, ठीक है। फिर ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, फिर ये वाला ट्राइंगल भी नहीं ले सकते, फिर ये वाला जो ट्राइंगल है ये ऐसे करके ये भी नहीं ले सकते, फिर ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी नहीं ले सकते, ये वाला भी ट्राइंगल नहीं ले सकते। तो ये सारे तो हमारे ऑप्शन जो है वो गायब हो गए, ठीक है। तो लोगों ने बोला ठीक है, लेट्स, मैंने एक तो ये ले लिया, दूसरा चलो मैंने ये ले लिया, तो अब मैं तीसरा डेफिनेटली मैं इसको नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो मैं इसको ले सकता हूँ, है ना, ऑब्वियसली इसको अगर ले लेंगे तो फिर से वही उसी टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा, और इसको ले लेंगे तभी वही बन जाएगा। तो ये वाली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो किसी ने बोला यहाँ लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ तो यार साफ साफ दिख रहा है कि क्या तुमने काम तमाम करा है, क्योंकि अगर तुमने इनको जोड़ दिया, ठीक है, ये तो बोल रहे हो, और फिर तुमने बोला इसको इसके साथ जोड़ दिया, तुम्हें फोटो से ही समझ में आ गया होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये ए है, ये ए है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे जो एंगल्स हैं वो 60 होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, 60। साफ साफ दिख रहा है जब तुम्हें पता है ये 60 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 60 है, और उसका तुमने क्या लिया, तुमने तो इतना सा पार्ट लिया है सिर्फ, तो ये 60 है ही नहीं, दैट इज दिस इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि हमारा ऐसे भी काम नहीं बना। अब तो यार पूरी हमारी हालत खस्ता हो गई। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो अब इसके बाद ना तो मैं ऐसे बना सकता हूँ तो मेरा नहीं बन पाएगा, ना तो मैं ऐसे बना सकता हूँ तो भी मेरा नहीं बन पाएगा, ठीक है, और ना ही मैं फिर ऐसे बना पाऊंगा तब भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है, देखो ना, ये वाला जो एंगल है, क्या ये 60 डिग्री एंगल है, नहीं, 60 डिग्री एंगल क्या है, इतना बड़ा है 60 डिग्री, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम ऐसे भी नहीं ले सकते, यानी कि मैं इस इतनी एज भी नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं ले सकता भाई साहब। तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है मेरे पास, तो मैं कौन सा पॉइंट लूँ फिर मैं, क्या मैं इसके बाद दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ क्या, नहीं, फिर ये मेरी साइड हो जाएगी, इसका तो काम तमाम हो गया, ये नहीं ले सकते हम। अच्छा, तो ये तो मैं नहीं ले सकता, क्या मैं ये ले सकता हूँ, मैंने कहा पता नहीं, इसको हमने चेक नहीं किया है। क्या मैं ये ले सकता हूँ, नहीं, ये भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि फिर तो वो एक साइड बन जाएगी ना, चक्कर ये है, अगर तुमने इधर से भी ले लिया तो ये वाली साइड बन गई, और इस साइड के बाद ही तो सारा काम तमाम हो रहा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, ना ये वाला पॉइंट ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं। तो किसी ने बोला ये वाला लेकर ट्राई करो, मैंने कहा ठीक है चलो ये लेकर देखते हैं। तो मैंने ये ऐसे ले लिया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ, मैंने एक चीज़ गलत पढ़ा दी तुम लोगों को यार, खेद है, दुख है उसके लिए। ये वाला एंगल 60 डिग्री नहीं है, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो सेंटर होता है उसमें ये वाला जो एंगल बनता है ये, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो लेकिन फिर भी लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि साइड सेम नहीं है, साइड तो साइड लेंथ जो थी वो सेम नहीं थी ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तब भी नहीं हो पाएंगे, जितने भी मैंने 60 डिग्री वाले एंगल से समझाए हैं वो तब भी नहीं हो पाएंगे। खैर हम तो इस वाले पे आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से अब अगर मैंने ऐसे ले लिया, लेट्स से मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो अब तुम लॉजिकली समझो इस चीज़ को। अगर मैं ऐसे देखता हूँ इसको, देख ये वाली जो साइड है ये तो ए ही है, ठीक है, और ये जो लंबी वाली लाइन है ये क्या है, ये हमारे को पता ही है √3 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही नहीं इसका मतलब ये, ठीक है, तुमने गलत दे दिया इसका मतलब, है ना, इसे तुमने गलत दे दिया इसका मतलब। तो दैट मीन्स कि मुझे √3 ए वाले ही सारे बनाने चाहिए। तो किसी ने बोला ये वाला ले लो, देख ये √3 आ गया, फिर ये √3 है, देखो ना ये √3 है ना, देखो ये पहली साइड ए, ये ए, तो ये भी √3 हो गया, फिर ये ए तो ये वाली साइड फिर से √3 हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा परफेक्ट एकदम इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो बन के आया है, क्योंकि ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीनों बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके √3 a के बराबर है, ठीक है। आई होप सो ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने कट शॉट किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या बन सकता है, और ये बन सकता है, अगर मैं लेट से इस वाले पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, तो फिर से वही मैंने किया, ऑल्टरनेटिंग चले जाओ यहाँ, फिर ये यहाँ गए, और फिर ये यहाँ गए, तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा इसके अलावा कोई बन सकता है, मैंने कहा देख ले तो इसके अलावा क्या बनाएगा, है ना, इसके अलावा तो क्या बनाएगा। तुम बोलोगे कि किसी और पॉइंट से शुरू कर दो, मैंने कर दे, चलो तूने इस पॉइंट से शुरू किया लेट से, तो इधर से जाएगा तो इधर ही ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं ना, तो इधर गए फिर इधर गए, तो ये वाला ट्रायंगल ही बन जाएगा। तो ले दे करके सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल्स ही बन सकते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग करते क्या है ना, जब इस क्वेश्चन को करा रहे होते हैं तो वो लोग सीधे सीधे बता देते हैं बेटा ये वाला बनेगा, पर वो पूरा नहीं समझाते कि तुम कैसे सोचोगे कि ये वाला बनेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा सोचना जरूरी है ना, मेरे को क्या है ना, मेरे को क्या है, मैं तो सोच अगर मैंने सोच लिया तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। चलो खैर, तो पहले क्या देखा था हम लोगों ने, 6 पॉइंट में से जो 6 वर्टिसेस थी ट्राइंगल की, उसमें से कोई भी 3 वर्टिसेस चुन लो, तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया था। जितने भी उससे ट्राइंगल बनेंगे उसमें से हमारे काम के कौन से, सिर्फ और सिर्फ दो ट्राइंगल, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि हमें दो नेचुरल नंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट करना है फ्रॉम 20 नेचुरल नंबर्स, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया 20 C2,
ठीक है, फिर बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है? ट्विन प्राइम मतलब जैसे मान लो 3,5, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो एक तो 3,5 हो गया, इससे पहले क्या होता था 2,3, तो 2,3 तो यार कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ठीक है। 3,5, अच्छा और क्या हो सकता है? 5,7 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जो 5, आपका 7 है, उसमें भी दो का डिफरेंस है। फिर 7,9 नहीं है ना, 7 के बाद सीधे 11 आता है, उसमें तो है नहीं। 11 के बाद 13 आता है, जो कि है 11,13, सिर्फ एक का डिफरेंस है। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, कुछ भी नहीं है, राइट। तो 17 है, 17 के बाद क्या है? 17 के बाद 19 है, राइट, तो वो हमारा आ जाएगा। अब 19 के बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 19 के बाद सैंपल्स जो, सॉरी सैंपल कह रहा हूँ, मेरा जो मुझे उठाना है वो मुझे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से उठाना है, यानी कि मुझे 20 तक उठाना था, उसके बाद तो मुझे बात ही नहीं करनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो जो तुमने 20 C2 पेयर उठाना है उसमें से तुम्हारे काम में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। तो 4 जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो 4/20 C2 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। पता है इस क्वेश्चन में एक बड़ी गजब की चीज़ है, एक्चुअल में अभी तक जैसे ये जो टॉपिक होता है ट्विन प्राइम वाला, ये एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं नंबर थ्योरी के अंदर। किसमें पढ़ते हो? नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी जितनी भी अभी तक पढ़ी है उसमें अभी तक ये अभी तक हमें इसका आंसर नहीं पता है कि कितने ट्विन प्राइम्स हैं। क्या इन्फानाइट ट्विन प्राइम्स है? जैसे मैंने बोला 3,5 है ना, फिर मैंने क्या बोला 5,7, फिर मैंने बोला 7,9, सॉरी 7,9 कह रहा हूँ, 11,13 है ना। इस टाइप से करते करते क्या इसके आगे कितने होंगे? क्या इन्फानाइट तक जाएगा ये नंबर, या कहाँ तक जाएगा? इसका आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। मतलब मैथ्स के पास जितनी भी मैथ अभी तक प्रोग्रेस करी है उसमें अभी तक हमारे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। ठीक है, तो सोचो अगर किसी ने ये बोल दिया होता कि ये लेट से मतलब मैं सिंपल नेचुरल नंबर से उठा रहा हूँ दो दो, ठीक है, तो इसका आंसर हम नहीं दे पाते। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, दिख ही रहा होगा तुमको भाई। 3 डिस्टिंक्ट नंबर तुम्हें सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द अबव सेट। अच्छा ठीक है, यानी कि वही जो 1 से लेकर के 20 तक हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें से तुम्हें कोई 3 नंबर उठा लेने हैं। तो पहले तो मैं 20C3, ये तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया, ये मेरा सिंपल सा सैम्पल स्पेस हो गया। अब इसमें से मेरे को वो 3 नंबर उठाने हैं जो कि एपी में होंगे। अच्छा, जो कि एपी में होंगे, तो ऐसे कौन से 3 नंबर उठाए जाए जो कि एपी में होंगे? लेट्स से मैंने इनमें से 3 नंबर उठा लिया। लेट्स से एक मैंने ए उठाया, फिर मैंने बी उठाया, फिर मैंने सी उठाया। ये ए बी सी जो है ये तीनों 1 से 20 के बीच में है। अगर ये ए बी सी ए पी के अंदर है, दैट सिंपली मीन्स कि ए प्लस सी जो होगा वो किसके बराबर हो गया? 2v के बराबर हो गया, तभी तो ए पी में होंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें इतना बता दिया। अब इसको एज अ हिंट लो और सोचो क्या हो सकता है। ठीक है, इसको एज अ हिंट लो, जितना मैंने अभी तक इतना तुम्हें जो बताया है कि हमें नंबर ले रहे हैं 1 से 20 तक, ए बी सी उठा लिया मैंने, और ए प्लस सी जो है वो टू बी के बराबर होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कितने मेरे फेवरेबल इवेंट्स आ जाएंगे, कितने मेरे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे? सोचा? अगर अभी अभी भी नहीं सोच पाए तो मैं तुम्हें एक हिंट दूसरा दे देता हूँ, हिंट टू, है ना। हिंट टू क्या हो जाएगा? इवन और ऑड के टर्म्स में सोचो। हमें तो देखा है टू बी जो है वो इवन है, तो तुम ऐसे सोचो कि यार दो नंबर का सम इवन कब हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से हिंट टू है। सोचा? सोच के देखो यार, अब तो सोच के देखो, थोड़ा 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 दिमाग लगाने की कोशिश करो, मजा आएगा बहुत। आई होप सो अब तुमने एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी कि हाँ यार या तो मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो देखो, मेरे को दे रखा है ए प्लस सी जो है वो मेरे को टू बी के बराबर दे रखा है। दैट सिंपली मीन्स टू बी क्या चीज़ है भाई? टू इंटू बी हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये मेरा इवन नंबर है। अब मेरे को ये साफ साफ पता है कि अगर मैं दो इवन नंबर को जोड़ता हूँ तब मेरे को इवन मिलता है, अगर मैं दो ऑड नंबर को जोड़ता हूँ तब भी मेरे को इवन ही मिलता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर तुम दो इवन को जोड़ लो, यानी कि लेट्स से तुम्हारे पास एक इवन नंबर है 2n, दूसरा है 2m, तो ये हो गया 2n+m, तो ये तो सिंपल आपका इवन नंबर ही हो गया। अगर ऑड है तो क्या होगा? 2n+1, लेट्स से एक ऑड नंबर है, दूसरा ऑड नंबर है, लेट्स से चलो 2m+1 है। ठीक है, तो 1+1 कितना हो गया? 2। 2n+2m क्या हो गया? फिर से कोई इवन नंबर ही हो गया, 2k+2, और 2k क्या है? 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया k+1। तो 2 इंटू समथिंग आ गया ना ये, तो ये अभी भी इवन नंबर ही हो गया। तो दो ऑड नंबर का सम भी इवन होता है, दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है। ये वैसे हम लोग सिंपल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जो मैंने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये तो है ही। इसके अलावा अगर मैं ऑड और इवन को जोड़ देता हूँ तो मेरे को ऑड मिलता है, तो मेरे को ऑड मिलता है, तो मेरे को ये केस नहीं चाहिए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही वाला केस बचता है। अच्छा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे को नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो वो सिंपल जुड़ सकते हैं वो कभी भी। मतलब आप सिंपल उसमें माइनस तक नहीं लगाओगे तो माइनस होना नहीं है उसमें, क्योंकि सिंपल नेचुरल नंबर है। तो या तो आपके जो ए और सी है, या तो ये इवन हो जाए, तो अगर ये इवन हो गया तो फिर इसको भी इवन होना पड़ेगा, अगर ये ऑड हो गया तो फिर इसको भी ऑड होना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 से 20 में कितने ऑड है और कितने इवन है भाई? 1 से ऑड देखो, 1, 3, 5 और ऐसे करते करते 19 तक ये मेरे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और इवन क्या है? 2, 4, 6 ऐसे करते करते आपके 20 तक। ठीक है, तो 2 से लेकर के 20 तक कितने हो गए ये? कोई गिन के बता सकता है? कितने की जरूरत है भाई? 10 ये हैं और 10 ये हैं, सिंपल, आधा आधा में बढ़ जाता है। अच्छा, अगर लेट्स से यहाँ पर 21 नंबर्स होते,
1 से 21 तक होता, तो फिर ये सेट में यहाँ पर एक 21 एक्स्ट्रा लग जाता, तो 11 ऑड हो जाते। समझ में आ गई बात? पर जैसे यहाँ पे अगर 22 हो जाता तो फिर यहाँ पर भी एक आ जाता 22, तो फिर ये वापस कितने हो जाते 11 ऑड और 11 इवन। तो कभी भी अगर 1 से इवन नंबर तक दे रखा है तो हमेशा इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन होंगे। अगर ऑड होगा तो एक ऑड हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, खैर तो अभी तक तो हमें ये समझ में आ गया कि मेरे पास 10 इवन नंबर्स हैं और मेरे पास 10 ऑड है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, अगर मेरे को लेट्स से केस नंबर 1 ये है कि मेरे को इवन नंबर चुनना है ए और सी के लिए, तो क्या होगा वो, क्या लगता है क्या होगा वो? हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इवन नंबर है उन उन इवन नंबरों में से मैं क्या क्या कहते हैं इसको, 2 नंबर चुन लेता हूँ कोई भी, है ना भाई। 10 इवन नंबर है, मैं अभी सिर्फ इवन वाले की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ए और सी कोई भी 2 नंबर चुन लिए। ठीक है, तो उनका जो सम होगा उसको अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा, अगर उसका सम लेकर के अगर मैं उसको ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे को 2 भी मिल जाएगा। लेट से मैंने कोई भी इसमें से 2 इवन नंबर चुन लो, लेट से तुमने एक 2 चुन लिया और फिर तुमने लेट से एक 6 चुन लिया। ठीक है, फिर अब ये तो तुमने चुन लिया, ये कितने तरीके से हो सकता था, 10C2 तरीके से हो सकता था। अब जो ये बी तुम निकालोगे, ये तुम कैसे निकालोगे, ये सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो कैसे निकालूंगा मैं, इसका सम कर दूंगा 2+6, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ना, अरे यार तुमने यहाँ पर a प्लस सी किया है, तो ऐसे यहाँ पे तुमने कर दिया 2+6, तो उससे तुम्हारे को क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब ये जो 8 है ये बराबर है 2b के, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, एंड यू कैन जस्ट सी 2 4 6 ये तीनों किसमें, एपी में है, एपी में है। सिंपल, सही है, सिंपल। और ऐसा नहीं कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आएगी, हमेशा ऐसा होने वाला है। तो क्या है, सिंपल 10C2, तुमने 10 में से कोई भी 2 इवन नंबर जो है वो चुन लिए, और फिर एक तरीके से तुम्हारा जो बी है वो आ जाएगा। या जो तुम्हारे पास 10 ऑड नंबर है, इनमें से कोई भी 2 चुन लो। ठीक है, और फिर एक तरीके से तुम्हारा बी आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल आउटकम्स कितने आए थे मेरे, टोटल आउटकम्स जो थे वो आए थे मेरे पास 20, मेरे पास हैं उसमें से मुझे कोई भी 3 चुनने थे, 20C3। सही है ना? आई होप सो इसमें कोई जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर वही 21 कर दूंगा तो कितनी किस बात का फर्क आएगा, यहाँ पर बस एक 11 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल 11C2 हो जाएगा और यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, और 22 कर दूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, दोनों में 11 और 11 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, ये तो सबसे बढ़िया तरीका हो गया इसको करने का। पर एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, वो लंबा तरीका है, पर ये है कि वो उससे थोड़ा ज़्यादा फीलिंग वाला है, ज़्यादा खुला हुआ आंसर आता है उससे, तुम बेसिकली फिजिकल काउंटिंग करते हो बैठ के, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो अब उसको भी देख लेते हैं एक बार। टू जो है उसमें क्या कर सकते हैं ना हम लोग, उसके मुझे थोड़ा ये पतला करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा बेकार सा मेथड है क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, हम लिटरली काउंट करने वाले हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस अगर लेट से 1 हो गया तुम्हारा, जो तुम बोलो ना कि 3 नंबर एपी में होंगे, तो अगर कॉमन डिफरेंस 1 हो गया तो क्या आ सकता है, 1 2 3। ये ले लिया सीधे सीधे, देखो 1 2 3, इनमें सब में ये तीनों एपी में है और इनमें सब में एक का डिफरेंस है। या फिर 2 3 4, या फिर 3 4 5, है ना, 3 4 5, फिर 4 5 से शुरू करते हुए 4 5 6, फिर 5 से शुरू करते हुए 5 6 7, फिर 6 7 8। समझ में आ गई बात, 7 8 9, 8 9 10, और ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या होगा, 18 19 20। ठीक है, तो ये टोटल कितने पेयर्स हैं भाई, सॉरी टोटल कितने ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 18। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है हमारे पास 18। ठीक है, अच्छा पर डी जो है वो तो 2 भी हो सकता है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, तो ये डी मेरा हो सकता है 1 हो, तो 1 होगा तो ऐसा होगा। अगर डी मेरा, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, अगर 2 हो गया तो क्या आ सकता है, अगर डी मेरा 2 हो गया, तो अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो आएगा 1 3 5। ठीक है, फिर यहाँ 1 आ गया तो यहाँ लिखते हैं 2, तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 4 6, फिर लिखते हैं 3, 3 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए आएगा 3 5 7। ठीक है, फिर 4 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए आएगा 5 छोड़ दिया 6, फिर 8। राइट, और ऐसे ही करते करते आखिरी में क्या आ रहा होगा, आखिरी में हमेशा ना उल्टा उल्टे से ऐसे चला करो, उल्टे होके 20, फिर 20 से 2 का क्या करा 18, और फिर उससे पहले क्या 16, इसके आगे आ ही नहीं सकता। अगर तुम सोचो 17, तो 17 के क्या चाहिए मेरे को 19, वो तो है। 19 के बाद मेरे को क्या चाहिए 21, तो ये मेरे पास है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैंने बोला 18, तो 18 के मेरे को क्या चाहिए 20, 20 के बाद मेरे को क्या चाहिए 22, तो ये वाले आ ही नहीं पाएंगे कोई भी, सिर्फ यही आ पाएगा। ठीक है, तो अब ये कितने ट्रिपलेट्स बने, ये कितने ट्रिपलेट्स बने, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 16 तक, तो ये कितने बने 16। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने 3 के लिए निकाला, तो 3 के लिए कितना आएगा, एक, फिर सीधे सीधे 3 जोड़ दो इस पर, तो आ जाएगा 4, फिर 7, 1 4 7। सही है, फिर क्या आएगा 2 5 8, और ऐसे करते करते आखिरी में क्या आ रहा होगा, सीधे सीधे 20 लिखा यहाँ पे, फिर 3 का गैप लिया तो आएगा 17, फिर 3 का गैप लिया, फिर आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, तो ये कितने हो गए, सीधे सीधे 14 हो गए भाई, 1 2 ऐसे करते करते 14 तक गए हम लोग। जैसे 14 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास। फिर ऐसे ही जब मैंने 4 क्लिक किया तो तुम अपने आप देख लेना 12 आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही करते करते जब तुम देखोगे
लेट से मैंने, चलो मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने 5 किया तो 5 के मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा, 10 पेयर आएंगे, सॉरी 10 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने 6 किया तो मेरे पास 8 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर लेट से अगर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, तो जब 6 कर रहे थे तो 8 आ रहा था, जब 7 करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ रहा है ना, 2 क्यों करूँगा, ये मैंने वही गड़बड़ कर दी। चलो 7, अगर मैंने 7 ले लिया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि 7 के तो चलो 6 आ गया, ठीक है। फिर जब कॉमन डिफरेंस में 8 लूँगा, सही है, जब मैंने कॉमन डिफरेंस 8 लिया तो 4 पेयर आ जाएंगे। जब मैं कॉमन डिफरेंस 9 लूँगा तब मेरे पास 2 आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, देखो, एक 1 आएगा, फिर आएगा 10, फिर आएगा 19, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा, 20 ले लेते हैं उल्टा करके, 20, इसमें 9 कम कर दो 11, फिर इसमें एक और 9 कम कर दो, सिंपल आ जाएगा 2। ये कॉमन सेंस था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, 10 कर दिया तो तुम समझ ही जाओगे भाई 10 करने का क्या मतलब हो गया, 1, उसमें 10 जोड़ दो 11, 11 में 10 जोड़ दोगे 21, तो ये तो अलाउड ही नहीं है, तो 0 हो गया यहाँ पर, 0, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि इतने ही है अपने पास, जितने भी हैं यही हैं जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास सारे सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब इनको गिन लो, ये कितने हो गए, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करते करते 18 तक है। क्या आंसर है, 2 + 4 + 6 + ऐसे करते करते 18 तक, दैट इज, अगर मैं सीधे सीधे 2 कॉमन ले लूँ तो 1 + 2 + ऐसे करते करते 9 तक है, ठीक है। ये हो गया 9 × 10/2 यानी कि 90/2 यानी कि 45 यानी कि 90, ठीक है। तो तुम्हारा न्यूमरेटर यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है, 90। और डिनोमिनेटर क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट, डिनोमिनेटर कितना हो गया, 20C3, तो आंसर वही आएगा जो भी पहले आया था। पर ये जो है ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, मैंने कहा था ना फिजिकल काउंटिंग कर रहे हैं एक तरीके से हम लोग, ठीक है। तो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो, पर जो पहला वाला डेफिनेटली यार उसमें कुछ भी नहीं था, वो कितना ज़्यादा लॉजिकल था और कितना ज़्यादा जल्दी था, कितने जल्दी निकाल सकते थे उससे, पर वो तरीका ही बहुत कम लोगों को पता होता है, ये भी बड़ी मजे की बात है, क्योंकि उसकी थोड़ा बहुत आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इवन ऑर्डर ये सब। वैसे वो भी इतना बेसिक आइडिया ही है, कोई ऐसा कुछ महान नहीं है उसमें। खैर अब ये वाला करते हैं, 69 वाला करो। 69th क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, ऐसा कुछ महान नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है वैसे, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। हमें देखा एक नेचुरल नंबर n है जो कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमसे बोला गया लेट अ नेचुरल नंबर n इज सेलेक्टेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फोर्थ पावर, है ना, फोर्थ पावर ऑफ n एंड्स इन डिजिट 6। लेट से तुमने, चलो लेट से हमने 22 जो है सेलेक्ट कर लिया, चलो इतना बढ़िया नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेट से हम लोगों ने 37 हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसकी पार जब मैं 4 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 37 × 37 × 37 × 37। अभी जो लास्ट डिजिट का चक्कर है ना, एंड्स इन डिजिट 6, ये हम लोग वैसे भी अगर लास्ट डिजिट वाला लेक्चर अभी तक आ चुका होगा तो जहाँ तक तुमने पढ़ लिया होगा बाइनोमियल थ्योरम में, और अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट वाले में हम क्या देखते हैं, अभी समझा देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। देख 37 × 37 लिखा है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तुम क्या करोगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 7 करोगे तो क्या आएगा भाई, 7 × 7 करोगे तो 49 आएगा ना, 4 इधर चले जाएगा, 7 3 जो भी होता रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे लगाओगे क्रॉस, फिर क्या बोलोगे 3 7 21, फिर यहाँ पे आएगा 2, और फिर यहाँ पे चलता रहेगा। फिर क्या करोगे, फिर जब इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे 9 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जुड़ते फिरते कुछ होता रहेगा, राइट। बेसिकली जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो तो 9 ही आ गया ना, तो यूनिट डिजिट के लिए मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल 7 7 किया, तो 7 7 से मेरे को क्या मिल गया 49, और 49 से मेरे को क्या मिल गया 9 मिल गया, तो वही मेरा यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब मेरे को 9 मिल चुका है। अब सुनो क्या करेंगे, अब ये जो नंबर आया है, ये पता नहीं क्या नंबर आया है मेरे पास, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 है, ठीक है। अब इस नंबर को मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा 37 × 37 से, ठीक है। 37 × 37 फिर से क्या आने वाला है, यही नंबर आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा फिर से, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यही नंबर का इसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 बार, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, 9 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 1 आ गया इधर, इधर आ गया 8, ठीक है। फिर 9 जो भी यहाँ पर होगा वो 9 उससे मल्टीप्लाई होगा, एंड समथिंग समथिंग होता रहेगा यहाँ पर, फिर जो भी होगा मल्टीप्लाई होता रहेगा जैसे भी होगा, पर आखिरी में ये जो 1 है यही कॉपी पेस्ट होने वाला है नीचे, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा इसका वो 1 होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। तो उसने बोला है अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर, कोई भी नेचुरल नंबर है n, और उसकी पार मैंने कर दी है 4, यानी कि n की पार 4, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा है मुझसे, ठीक है। ऐसा कोई महान चीज़ नहीं है इसमें, अगर तुम लॉजिकली सोचने बैठ जाओ तो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे बड़े से बड़ा नंबर सोच लो, लेट्स से मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 674, चलो मैंने ये लिख दिया 674 × 392 × 487 इंटू 563, मैंने बोल दिया ये तुम्हारे सामने नंबर है, बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, बताओ इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगा, सिंपल बताओ। 4 × 2 करो, 4 × 2 करके क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 8 × 7 करो, तो 8 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 7 करोगे तो आ जाएगा
वेट अ सेकंड, 8 इंटू 7 किया तो हमारे पास 56 आ गया, तो 56 आएगा वैसे तो, पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो गया, 56 का यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इन दोनों को मिलाकर के आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। समझ में आ रही है बात। फिर जो ये 6 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 हो गया। तो दैट इज द आंसर कि इसका पता नहीं, मेरे को पता नहीं इसका क्या लंबा सा आंसर आएगा, पर जो उसका सबसे जो पहला डिजिट होगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो पक्का 8 ही होगा। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो अगर मेरे को इतना बड़ा मेरे पास ब्रह्मास्त्र है तो फिर मैं इसको यूज़ करूंगा बेहतरीन तरीके से। तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। मैंने ये सोचा, अच्छा ये कैसे हो रहा था, ये समझ में आई बात। जैसे मेरे पास था 674 इंटू यहाँ क्या लिखा था 573 लिखा होगा, मे भी पता नहीं क्या लिखा था। फिर लेट से लिखा है हमारे पास 968 इंटू 285। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो हम तो ऑब्वियसली दो दो करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 674 इंटू 573 क्या होने वाला है, 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा पता नहीं क्या, 3 7 जा 22 हो गया ये टोटल, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा टोटल 20, फिर हम लगाएंगे क्रॉस, फिर 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 4 जा 28 ये होगा 2 से आएगा, फिर यहाँ पे कुछ होता रहेगा, फिर 2 बार लगा देते हैं, फिर क्या आएगा 5 4 जा 20, फिर ये होगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 7 जा 35 यहाँ आ जाएगा 37 एंड सो ऑन जो भी होता रहेगा। फिर तुम इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे तो 2 ही आया ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। फिर यहाँ पे ये 10 हो गया, जो भी होता रहेगा फिर तो ये आगे होता रहेगा, पर यूनिट डिजिट तो 2 ही आया ना, तो वो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था ना। वो मैं कैसे कर सकता था, मैं सिंपल दोनों की यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करता, 3 इंटू 4, उससे मेरे को 12 मिलता, और 12 का 2 इज द आंसर। ठीक है, तो अब मेरे को ये मिल गया। अब ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है 02 करके, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 968 के साथ। ठीक है, किसके साथ, 968 के साथ। ठीक है, अगर अब मुझे इस चीज़ का वो निकालना है तो 8 2 क्या होता है 16 होता है, 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर 6 के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 6 2 12 होगा, फिर जो भी होता रहेगा इसके आगे, फिर 9 के निकालो, 9 2 18, तो फिर से वो आगे होता रहेगा जो भी होना होता है। यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 ही आ गया, जो कि मैं डायरेक्टली निकाल सकता था। 9 2 16, तो 16 का मैंने 6 ले लिया सीधे सीधे। ठीक है, तो अभी तक का कितना आ रहा है भाई, इन दोनों का जो किया तो क्या आया 2 आया। फिर जब 968 और 2 है तो मैं सीधे सीधे 2 और 8 का कर सकता था, जो मैंने यहाँ पे किया एक्चुअल में, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 8 से क्या आ जाता था 16, 6 आ जाता। अब तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू सीधे सीधे 5 से कर लूँ मैं, तो 6 5 क्या आएगा 30, तो 30 का क्या आता है, 30 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, आई होप सो ये सिंपल सी चीज़ तुमको समझ में आ रही होगी। तो इससे मैं ये समझ गया कि अगर मैं 4 इंटू सीधे सीधे 3 तो कर रहा हूँ, तो अगर मैं सबके लिए स्क्वायर निकालूँ, यहाँ तो मुझे ये करना नहीं है, मेरे को तो यहाँ पे स्क्वायर करना है। ठीक है, ये तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हो गया जो इस क्वेश्चन से पहले तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया। अगर अब ये तुम्हें अगर अभी तक ये कंसेप्ट ही नहीं पता था, तो अब फिर से इस बार इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि अब जितना भी तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, चलो, आई होप तो तुमने ट्राई कर लिया होगा अभी तक। अब देखते हैं कैसे इसको सोचना है। तो देखो, जो कोई भी मेरा अगर नेचुरल नंबर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 तो हो नहीं सकती। यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, जो एन की जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ एन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट ऑफ एन की बात हो रही है। तो क्या हो सकती है भाई, ऐसा हो सकता है कोई नंबर 370, तो उसमें 0 यूनिट डिजिट है। हो सकता है कोई नंबर हो 371, उसमें 1 यूनिट डिजिट है। हो सकता है कोई नंबर हो 789, उसमें 9 जो है वो यूनिट डिजिट है ना, तो वो तो हो ही सकता है। अब तुम सोच के देखो ना, अब ये जो लिखा है 789, अगर मैंने इसकी बार 4 किया, तो जो 4 करके जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 789 इंटू 789 इंटू 789 इंटू 789। अभी के लॉजिक के हिसाब से ये इसका इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 इंटू 9 दैट इज 81। सिंपल बोले तो 9 का स्क्वायर, इसका जो भी यूनिट डिजिट होता होगा वो होगा। फिर 9 का स्क्वायर जो होगा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 9 का क्यूब। फिर 9 का क्यूब जो होगा 9 का क्यूब जो होगा वो इस वाले 9 से मल्टीप्लाई आएगा, तो आएगा 9 की पावर 4। अब 9 की पावर 4 जो भी आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो इस पूरे की यूनिट डिजिट होगी। बेसिकली 9 की अगर मैं ऐसे बना लूँ तो 789 की पावर 4 जो है वो इक्विवेलेंट है 9 की पावर 4 से। किस 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 चीज़ के लिए इक्विवेलेंट है, यूनिट डिजिट के लिए। मतलब क्या है कि 789 की पावर 4, ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर 789, उसकी भी पावर 4, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो बराबर होगा 9 की पावर 4 की यूनिट डिजिट से। 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो 81 इंटू 81 यानी कि 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। तो 9 की पावर 4 जो है इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 9 की पावर 4 कैसा नंबर होगा देखने में, जो भी नंबर होगा आखिरी में 1 आ रहा होगा। सिमिलरली जो 789 की पावर 4 जो नंबर होगा ना, वो भी ऐसे कोई बहुत बड़ा सा नंबर होगा पर आखिरी में उसमें 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा हूँ, इस बात का ये इक्वल है, ये देखो ये दोनों चीज़ें तो इक्वलेंट ही है ना। ठीक है, तो इस चीज़ की बात कर रहा था मैं। तो इससे मैंने ये नतीजा निकाला, जब मैंने ये चीज़ समझ ली, जब मैंने ये चीज़ समझ ली तो मैं ये चीज़ समझ गया कि कोई भी इंटीजर, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले रहा हूँ n, तो अगर ये n है तो यूनिट डिजिट ऑफ n की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे देखो कि अगर यहाँ लिखा है 789,
तो ये लिखा हुआ है 789 की पावर 4। तो 789 का जो यूनिट डिजिट अगर वो 0 है तो फिर यूनिट डिजिट ऑफ n की पावर 4 क्या होगा, 0 की पावर 4, ठीक है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट को मैं यू से दिखा दे रहा हूँ। फिर सिमिलरली अगर यूनिट डिजिट ऑफ n जो है वो 1 है तो यूनिट डिजिट ऑफ n की पावर 4 क्या होगा, 1 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा, फिर 2 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा, फिर जो 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 एंड 9 की पावर 4, इसमें जो यूनिट डिजिट आ रहे होंगे वही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। यूनिट डिजिट इज व्हाट वी आर काउंटिंग फॉर, विच व्हाट वी आर डिजायरिंग फॉर। अब तुम ये सोचो कि एक्चुअल में होगा क्या, 0 की पावर 4 क्या होता है, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, बेसिकली 0 ही होता है, तो 0 ही यूनिट डिजिट हो गया बेसिकली। फिर ऐसी 1 1 की तो 1 ही आ जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है, तो 6 आएगा मेरे पास, ठीक है, 6 विल बी द यूनिट डिजिट। फिर 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का भी स्क्वायर कितना हो गया 81, तो दैट इज सिंपल, ओ 9 का स्क्वायर नहीं 3, हाँ सही है, तो 1 ही आएगा, बिल्कुल 1 आने वाला है। अच्छा फिर जब 4 की बार 4 करेगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का भी स्क्वायर कितना हो गया 256, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। फिर आ जाता है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 25 इंटू 25 यानी कि 625, तो 5 इज द यूनिट डिजिट। 6 की पावर 4 कितना होता है 36 इंटू 36, ठीक है, 36 इंटू 6 36 यानी कि 6 इंटू 6 दैट इज अगेन 36, बेसिकली 6 ही आ जाएगा, देखो ना, 6 की पावर 4 को मैंने लिख दिया 36 इंटू 36, 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है 36। अब देखो ये 6 इंटू 6 ही हो गया ना, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, फिर से 36 ही आएगा, कुछ भी आएगा, तो यूनिट डिजिट इसका 6 ही होने वाला है। फिर 7 की पावर 4, अब 7 की पावर 4 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 इंटू 49 कर रहे हो तुम एक तरीके से, है ना। अच्छा दैट मीन्स कि तुम 9 इंटू 9 कर रहे हो, यूनिट डिजिट की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है, तो 1 इज आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा 8 की बार 4 में आ जाते हैं। 8 की बार 4 मतलब कि 64 इंटू 64 है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज अगेन 16 दैट इज 6, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अच्छा अब अगर मैं देखता हूँ, अगर अब मैं देखूँ तो इट वुड बी 9 की बार 4, 9 की बार 4 का भी हम लोगों ने देखा था 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अब तुम काउंट कर सकते हो कि कोई भी इंटीजर होगा, लेट से मेरा नंबर है ये, लेट से मेरा जो n है नेचुरल नंबर वो मेरा ये है 1986 है, चलो 1986, ठीक है, तो 1986 तो इसका यूनिट क्या है 6, तो यानी कि मैं इस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। जब मैंने बोला 1986 तो यूनिट क्या है इसके 6 है, तो मैं इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं n की पावर 4 निकालूंगा दैट मीन्स कि मैं 1986 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा यानी उसकी पावर 4 निकालूंगा, तो ये जो नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो भी 6 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 1987 होता तो यहाँ पे अगर 1987 की बार 4 कर रहा होता तो यहाँ पर क्या होता 7, तुम 7 की बात कर रहे हो तो इसकी n की बार 4 यानी कि 1987 की बार 4 जो है उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती 1 हो जाती, ठीक है। तो ये कितना मैजिकल देखा जाए तो है, पर जिसको लास्ट डिजिट वाला मेरा लेक्चर अगर आ चुका है अभी तक तो उसमें तो कुछ मतलब उसमें ये सब चीज़ें ही हैं बेसिकली कि हम कैसे कैलकुलेशन को सिंपल किया है हम लोगों ने करके। खैर तो ये हो गया। अब इससे हम क्या सीखेंगे, तो इससे हम ये सीखे कि भाई हमारे पास टोटल कितने केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो टोटल तुम देखोगे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो जीरो कितनी बार आ रहा है भाई, जीरो के लिए अगर मैं बात करूँ तो जीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो के लिए आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ वन, तो वन कितनी बार आ रहा है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। वन किस किस के लिए आया, वन एक बार तो वन के लिए आ गया, फिर वन एक बार किसके लिए आया, थ्री के लिए आया एक बार वन, ठीक है, फिर किसके लिए आया, फिर सेवन के लिए आया है और फिर नाइन के लिए भी आया है, ठीक है। तो 1379 ये सब जो है ये सब सब वन देंगे अगर इनकी पावर 4 कर दोगे तो, ठीक है। अच्छा फिर क्या आया, अच्छा हमारे पास और क्या है, 5 आया है, 5। अच्छा जी 5 कितनी बार आया है, 5 सिर्फ एक बार आया 5 के लिए खुद, ठीक है। अच्छा 6 आया है, 6 कितनी बार आया है, 6 एक दो तीन चार, 6 किस किस के लिए आया है भैया, 2 के लिए आया है, 4 के लिए आया है, 6 के लिए आया है और 8 के लिए आया है, 2 4 6 और 8 इन चारों के लिए आया है, ठीक है। तो बस हो गया काम अब हमारा, क्यों, क्योंकि अगर मैं दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, मैं दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लूँ और उसकी पावर 4 कर दूँ, मैंने दुनिया को कोई भी नेचुरल नंबर उठा लिया n और उसका मैंने n की पावर 4 कर दिया, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो सिर्फ चार चीज़ें हैं उसके पास, या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6,
पर अगर जैसे ही मैंने ये लिखा ना तभी तुम मरोगे एकदम से। जैसे मैंने बोला कि n की पावर 4 है बेटा, है ना, n की पावर 4, तो वो बोलेगा कि दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, उसकी पावर अगर तुम 4 करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 चॉइसेस हैं, या तो 0 हो जा, या तो 1 हो जा, या तो 5 हो जा, या तो 6 हो जा। अब तुमसे क्या बोला क्वेश्चन ने कि 6 होना है, तो 6 तो एक ऑप्शन है, तो 1/4। जैसे ही उसने ये लिखा उसका आंसर हो गया गलत। अब तुम मुझे बताओ क्यों? इसीलिए इसीलिए बुड़बक, क्योंकि 0 जो है वो तो सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है, 5 जो है वो भी सिर्फ एक बार आ रहा है, पर जो 1 है वो तो 4 बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 बार है। तुम्हें याद है मैंने क्वेश्चन करवाया था ये वाला, ये वाला, चलो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ जल्दी से, कि वो बैग है, उसके अंदर बहुत सारी येलो बॉल्स हैं, फिर उसमें एक दो बस बीच में वाइट बॉल्स हैं। वो क्वेश्चन याद है? उसमें यही तो करते थे, तुमने एक तरीके से अलाइक ऑब्जेक्ट्स को एक मान लिया। ये मैंने नोट लिखवाया था फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, तो वही नोट यहाँ पे आ रहा है, वही नोट है एक तरीके से, है ना, क्योंकि तुमने 0 1 5 6 को एक मान लिया कि अच्छा ये भी एक, तुमने इसको इक्वली लाइकली मान लिया, जबकि इक्वली लाइकली ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो तो पांच सिर्फ एक बार अकर कर रहा है, और जो 6 है वो 4 बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, 4 बार आ सकता है वो, ठीक है। यानी कि 5 के अगर मैं बोलूँ 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा यार? किसी हालत में नहीं है भाई। 5 के लिए 5 कब आएगा? जब कोई तुम, मतलब तुम स्पेसिफिकली एक ऐसा नेचुरल नंबर उठाओ जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। पर 6 कब आ सकता है? उसके लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है। हो सकता है तुमने 782 उठाया हो, या फिर तुमने 784 उठाया हो, या फिर तुमने 786 उठाया हो, या फिर तुमने 788 उठाया हो। इन चारों ही केसेस में उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। पर उसके लिए 5 के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 785 ही होना चाहिए। तो तुम समझ गए ना कि प्रोबेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा, क्या मतलब ये होगा जो भी होगा भाई। टोटल केस कितने हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा ले, हमारे पास क्या हो सकता है? उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, ऐसे करते करते 9 तक जाएगी। पर अगर मैंने इनकी बार 4 कर दिया, अगर मैंने इनकी बार 4 कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आएगा? 0 1 5 और 6, राइट, परफेक्ट। तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? देखो, 0 के लिए आ सकता है 0, 1 के लिए क्या आ सकता है? 1 के लिए आ सकता है 1 ही आ सकता है, 2 के लिए क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, 3 के लिए क्या आ सकता है? 3 के लिए क्या आ सकता है? 1 ही आ सकता है। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 0 तो एक बार अकर कर रहा है, 1 जो है वो 4 बार अकर कर रहा है, ठीक है, 5 जो है वो सिर्फ एक बार अकर कर रहा है, 6 जो है वो फिर से 4 बार अकर कर रहा है। तो टोटल आउटकम्स, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, और उसमें से 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो 4 divided by 10, this is the final answer from my side. A very very interesting one, no doubt on that. पर लास्ट जिसको अच्छे से आता होगा वो इसको बड़े आराम से कर ले जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको कंफ्यूजन नहीं होगी ज़्यादा इतनी। खैर, अब इस बात है, इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, then find the probability the drawn ball is red if the bag has 5 red and 95 green balls. अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना? 5 रेड और 95 ग्रीन बॉल्स। अलाइक नहीं लेना गलती से भी गलती से भी अलाइक नहीं लेना, समझा चुका हूँ मैं पहले ही, है ना, कि भाई एक बैग है उसमें 95 तो ग्रीन बॉल्स हैं और कुछ 5 रेड बॉल्स हैं, राइट। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 100 बॉल्स हो गई, है ना। डिफरेंट मानेंगे हम सबको, सबको डिफरेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? समझा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम, उसके अंदर अलाइक ऑब्जेक्ट को एक एक नहीं मानते हैं, तुम 1/2 करके आ जाओ, ठीक है। तो 100 है, 100 उसमें से तुमसे क्या बोला गया कि बॉल रेड आए, तो 5/100 इज द सिंपल सिंपल आंसर ऑन दिस वन, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है अकरेंस की, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया फिर? 5/100। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में से अगर मैंने अगर इसमें से 3 बॉल उठाई, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक, प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 1 इज ग्रीन। अच्छा, तो पहले तो तुमने 3 बॉल्स उठाई, तो तुम 100 बॉल्स हैं हमारे पास, उसमें से तुम कोई भी 3 बॉल्स उठा रहे हो, ठीक है, 100 में से तुम कोई भी 3 बॉल्स जो है वो उठा रहे हो, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? सकते हैं कि भाई हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, तो 5 में से कोई भी 2 रेड बॉल्स उठा लो, और फिर जो 95 ग्रीन बॉल्स हैं उसमें से कोई भी एक बॉल उठा लो, तो हमारे पास 2 रेड हो जाएंगी और एक ग्रीन हो जाएगा, जो हमारे को दे रखा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं ना इस टाइप का, तो बहुत ही तो रिपीटिव हो गया एक तरीके से। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास 70 हो गया, 71 हो गया, 72, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वॉल। अरे बहुत ही बचकाना बकवास क्वेश्चन क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं उसमें। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आई जो है वो रिपीट कर रहा है, आई जो है वो रिपीट कर रहा है। मैंने क्या बोला था? पहले तो इसका अरेंजमेंट निकालेंगे, एक मिनट
हाँ सॉरी, अरेंजमेंट क्यों निकालेंगे ना, हम लोगों को तो सिंपल ये दे रखा है कि क्या नाम है, हमें सेलेक्ट करना है। तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा भैया, भाई हमारे पास 11 लेटर्स हैं, उनमें से हमें एक लेटर को चूज करना है। तो 11 में से अगर तुम्हें एक लेटर को चूज करना है तो 11C1 राइट, सिंपल। अच्छा, फिर मेरे पास वाउल आना चाहिए, इस बात के कितने चांसेस है, वाउल कितने हैं भैया हमारे पास, ए है, आई 2 बार है, 1 2 3 मानेंगे इसको हम, और ये 4 है ना, 4 हो गया, क्योंकि आई अब फिर से वही वाला केस हो गया ना जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आई माना कि अलाइक है, माना कि आई जो है वो अलाइक है, पर कॉमन सेंस तुम्हें ये बता देगा कि आई को तुम 2 मानोगे, एक नहीं मानोगे, क्योंकि ए और आई जो है वो 2 बार आ सकता है ना, अगर तुम एक महीने उसके अंदर हाथ डालोगे तो ये थोड़ा बोलोगे कि आई जो है वो एक ही बार आ सकता है, आई के तो 2 बंदे बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 4 हैं, बेसिकली हमारे पास 4 वाउल्स हैं इस प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर, और टोटल क्या है 11 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो यही है ना, फ्रीक्वेंसी तो यही बोलती है, फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है भैया, हमारे पास 11 लेटर्स हैं, सिंपल। फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है कि 11 लेटर्स हैं, 11 आउटकम्स आ सकते हैं। और वाउल्स वाली फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है कि भैया 4 वाउल्स हैं तो 4 आ सकती है, तो सिंपल क्या हो गया 4/11, ठीक है, सिंपल, ये मेरा आंसर हो गया। अरेंजमेंट नहीं करना था इसमें, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करो, जो ऊपर हम लोगों ने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी करे हम लोगों ने। चलो 72 हो गया, अब नेक्स्ट खोली जाए।